डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है CFSE और जिसका फुल फॉर्म है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा। क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा। देखिए विद्यार्थियों, पिछले वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से हमने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के विभिन्न आयामों के बारे में जानकारी प्राप्त की है और ये जो आज का वीडियो लेक्चर है, पूर्व में हमने वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में जो भी जानकारियां प्राप्त की है, उन्हीं जानकारियों पर आज का ये टॉपिक आधारित है। अगर आपने विभिन्न प्रकार के क्रिस्टल क्षेत्रों में डी कक्षकों का विपाटन किस प्रकार से होता है, इसके बारे में पूर्व में जानकारी प्राप्त नहीं की है, तो आज के इस टॉपिक को समझने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है। इसलिए आज के इस टॉपिक को भली भांति समझने के लिए, आज के टॉपिक से संबंधित कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए क्रिस्टल क्षेत्र या फिर हम ये कहें जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, उसके जो विभिन्न आयाम हैं उनको जानना जरूरी है। तो आइए आज हम क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत से संबंधित इस बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए विद्यार्थियों, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो पा रहा है, CFSE एक एनर्जी है जिसका काम जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसको स्थायित्व प्रदान करना है। और स्थायित्व किस प्रकार से प्रदान करता है उसके बारे में हम एक एग्जाम्पल देकर के और जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए विद्यार्थियों, जब हमने विभिन्न प्रकार के क्रिस्टल क्षेत्रों में डी कक्षकों का विपाटन पढ़ा था, उस दौरान जो अष्टफलकीय क्षेत्र है उसमें डी कक्षकों का विपाटन हमने देखा। तो देखिए ये जो है स्थिति डी ऑर्बिटल्स की है, यानी सभी डी ऑर्बिटल्स समान एनर्जी लेवल पर हैं। लेकिन जब हम अष्टफलकीय क्रिस्टल क्षेत्र आरोपित करते हैं तो इन डीजनरेट डी ऑर्बिटल्स का अष्टफलकीय क्रिस्टल क्षेत्र की उपस्थिति में विपाटन या स्प्लिटिंग हो जाता है। और स्प्लिटिंग पैटर्न इस प्रकार से होता है कि जो 3 डी ऑर्बिटल हैं वो लो एनर्जी लेवल पे चले जाते हैं और जो 2 डी ऑर्बिटल्स हैं वो हाई एनर्जी लेवल पर चले जाते हैं। इनको हम T2G ऑर्बिटल्स बोलते हैं और इनको हम EG ऑर्बिटल्स
बोलते हैं। ये जो एनर्जी लेवल डॉट 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 लाइन से दिखाया गया है, इधर एनर्जी है, इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, या फिर इसको हम बेरी सेंटर भी बोलते हैं, बेरी सेंटर। और T2G और EG ऑर्बिटल्स के बीच का जो एनर्जी गैप है, इसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा O से, और जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। डेल्टा O क्या कहलाता है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। और ये जो एनर्जी गैप है बिटवीन EG ऑर्बिटल्स एंड बेरी सेंटर, ये होता है 0.6 डेल O। और ये जो एनर्जी गैप है बिटवीन बेरी सेंटर एंड T2G ऑर्बिटल्स, ये होता है -0.4 डेल O। ओके, ये देखिए d ऑर्बिटल्स का ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल क्षेत्र की उपस्थिति में स्प्लिटिंग पैटर्न दिखाया गया है। यानी इसको हम पैटर्न दे सकते हैं splitting of d orbitals in octahedral crystal helix। ओके, अब स्प्लिटिंग के बाद में जब हम इन स्प्लिटेड d ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स का रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो उस रीडिस्ट्रीब्यूशन की प्रोसेस में कुछ एनर्जी रिलीज होती है। वो रिलीज हुई एनर्जी उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को स्थायित्व प्रदान करती है, जिसको हम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी के नाम से जानते हैं। तो देखिए, जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है, उसको हम किस प्रकार से कैलकुलेट करें? कैलकुलेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो देखिए, जब हम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं, तो विभिन्न प्रकार की क्रिस्टल संरचनाओं में या विभिन्न प्रकार की क्रिस्टल संरचनाओं के लिए क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का मान हमें भिन्न भिन्न प्राप्त होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं या ये जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं, ये जो ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल क्षेत्र है, उसमें क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का मान हम किस प्रकार से कैलकुलेट करें। तो देखिए, जब हम स्प्लिटेड ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को भरते हैं, तो हमें जो ऑफ्बो प्रिंसिपल है, हुंड का प्रिंसिपल है, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, n+n रूल है, उन सभी नियमों की हमें अनुपालना करनी होगी। तो देखिए, सबसे पहले जो ऑफ्बो प्रिंसिपल है, वो ये कहता है कि अगर कक्षक विभिन्न ऊर्जा स्तरों पर है, तो सबसे पहले वो कक्षक इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा भरे जाएंगे जो कि कम एनर्जी लेवल पे है, और उसके बाद में क्रमिक रूप से हम उनके बढ़ते हुए ऊर्जा के क्रम में उन कक्षकों को
भरते चले जाते हैं। यहाँ पे देखिए इस डायग्राम से स्पष्ट हो पा रहा है कि सबसे पहले लो एनर्जी के ऑर्बिटल्स भरेंगे, यानी P2G ऑर्बिटल्स भरेंगे, उसके बाद में EG ऑर्बिटल्स भरेंगे। फिर उसके बाद में हुंड का नियम यह कहता है कि अगर ऑर्बिटल्स डीजनरेट स्थिति में है, डीजनरेट स्थिति से तात्पर्य यहाँ पर उन कक्षकों की समान ऊर्जा से है। जब कक्षकों की ऊर्जा समान हो तब उसमें इलेक्ट्रॉन्स भरने के दौरान सबसे पहले जो समान स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे, उसके बाद में ही इलेक्ट्रॉन्स का पेयरिंग होगा। तो हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन किसी भी कक्षक में इलेक्ट्रॉन्स का पेयरिंग तब तक संभव नहीं है जब तक कि समान ऊर्जा के सभी कक्षकों में एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं भर जाए। ओके, ये बात क्लियर हुई। फिर उसके बाद में अगला नियम आता है पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि जब हम कक्षकों में इलेक्ट्रॉन्स को भरते हैं तो भरने की प्रक्रिया में किसी भी कक्षक में इलेक्ट्रॉन्स को इस प्रकार से नहीं भरा जाना चाहिए कि उस कक्षक में उपस्थित दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान हमें समान प्राप्त हो। और n+l रूल है, वो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है उसके आधार पर कक्षकों में इलेक्ट्रॉन्स को भरने का क्रम निर्धारित करता है। तो उन्हीं रूल्स की अनुपालना करते हुए देखिए, जब हम स्प्लिटेड ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को भरते हैं तो किस प्रकार से हमें जो है d ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स का हमें डिस्ट्रीब्यूशन प्राप्त होता है। तो देखिए सबसे पहले हम ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल क्षेत्र में CFSE की कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए इसको कैलकुलेशन करने के लिए हमें, अब देखिए यहाँ पे T2G ऑर्बिटल लो एनर्जी लेवल पे है और ये माइनस चिन्ह ये शो करता है कि जब हम T2G कक्षकों में इलेक्ट्रॉन्स को भरते हैं तो भरने की प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है। और यहाँ पे ये जो प्लस साइन है वो ये इंडिकेट करता है कि जब हम EG कक्षकों में इलेक्ट्रॉन्स को भरते हैं तो उसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। ओके, तो देखिए CFSE का मान जितना अधिक हमें नेगेटिव प्राप्त होगा वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड उतना ही ज्यादा स्थायी होगा। ओके, तो CFSE इक्वल टू -0.4 N1 प्लस 0.6 N2 del O प्लस MP, या इसको MP कह लीजिए। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हुए हम अष्टक के क्रिस्टल संरचना के लिए CFSE का मान हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सपोज करिए हम Dn1 प्लस N2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए CFSE के मान की गणना करने जा रहे हैं, जहां पे Dn1 T2G ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है और N2 है वो EG ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है, वेयर N1 इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G orbitals N2 equal to number of electrons in EG orbitals and m small m equal to number of
of paired electrons, number of paired electrons, and P is the energy required to pair the electrons in single orbital. देखिए ये पेयरिंग एनर्जी है, पेयरिंग एनर्जी ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। ये बात क्लियर हुई कि जब हम किसी ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स का पेयरिंग करते हैं तो उसके लिए हमें एनर्जी प्रोवाइड करवानी पड़ती है, उसको हम पेयरिंग एनर्जी बोलते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब हम किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स का पेयरिंग करते हैं तो उसमें हमें एनर्जी प्रोवाइड क्यों करवानी पड़ रही है। देखिए किसी ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स को अगर हमें समाहित करना है तो इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या है, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है। जब सेम चार्ज वाली स्पीसीज को हमें एक दूसरे के पास में व्यवस्थित करना है तो उसके लिए हमें एनर्जी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, अदरवाइज वो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ये बात क्लियर हुई। तो अब इसमें देखिए, सपोज करिए हमें D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए CFSE का मान कैलकुलेट करना है। तो देखिए किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे। तो D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम CFSE का मान तभी कैलकुलेट कर सकते हैं जब हमें जो लिगेंड है उसके बारे में जानकारी प्राप्त हो। तो लिगेंड दो टाइप के होते हैं या कॉम्प्लेक्सेस दो टाइप के होते हैं। एक को हम बोलते हैं हाई स्पिन, हाई स्पिन, और दूसरा होता है लो स्पिन। ओके, हाई स्पिन जो कॉम्प्लेक्स है और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, या फिर हम इसको दूसरा भी कह सकते हैं, इसको हम बोलते हैं वीक फील्ड, वीक फील्ड, या फिर हम इसको बोलते हैं स्पिन फ्री, स्पिन फ्री, और इसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड। और इसको बोलेंगे स्पिन पेयर। ओके, जो कॉम्प्लेक्सेज है इसके लिए D4 के लिए CFSE की वैल्यू कैलकुलेट करने से पहले हमें ये जो कॉम्प्लेक्सेज है उनको टू पार्ट्स में हमें कैटेगराइज करना होगा। एक तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं, एक लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स को हम वीक फील्ड या फिर स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, और जो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है उसको हम स्ट्रॉन्ग फील्ड या स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। तो इसमें दोनों में क्या अंतर है, देखिए हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस उन कॉम्प्लेक्सेस को कहेंगे जिसमें लिगेंड के द्वारा मेटल के d ऑर्बिटल्स पर वीक क्रिस्टल फील्ड आरोपित होगा, जिसके परिणाम स्वरूप d कक्षकों का विपाटन इस प्रकार से होगा कि उनके बीच का जो एनर्जी गैप है वो कम होता है। यानी अगर इसके लिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को हम डेल ओ से डिनोट करें और जो लो स्पिन या स्ट्रॉन्ग फील्ड टाइप के जो कॉम्प्लेक्स हैं उनके लिए जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है उसको हम डेल ओ प्राइम से डिनोट करें तो ऐसी स्थिति में डेल ओ का मान हमें
कम प्राप्त होता है बजाय की डेल ओ प्राइम की। ये बात क्लियर हुई। यानी ये जो एनर्जी गैप है, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड टाइप के कॉम्प्लेक्स हैं उसमें ये एनर्जी गैप ज्यादा होगा, ओके। और अगर वीक फील्ड या फिर हाई स्पिन टाइप के कॉम्प्लेक्स हैं तो उसमें ये एनर्जी गैप क्या होगा, कम होगा। तो ये बात क्लियर हुई। अब हम इस बात को ध्यान में रखते हुए जो D फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके लिए हम CFSE कैलकुलेट करने जा रहे हैं। CFSE कैलकुलेट करने से पहले हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। Distribution of electrons in splitted d orbitals in weak field या स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स या स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्सेस, स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्सेस। ये बात क्लियर हुई। हम क्या करने जा रहे हैं, हम ये जो स्प्लिटेड डी ऑर्बिटल्स हैं इसमें इलेक्ट्रॉन्स को भरने जा रहे हैं। उस स्थिति में जब कॉम्प्लेक्स कैसा है, स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स है। जब स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स होगा तो उसमें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का मान कम होगा, यानी T2G और EG जो ऑर्बिटल्स हैं उनके बीच में एनर्जी गैप क्या होगा, कम होगा। एनर्जी गैप इतना कम होगा कि हमें ये लगेगा कि जब हम इलेक्ट्रॉन्स को भरेंगे तो ये जो ऑर्बिटल्स हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में हम जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स भर रहे थे सेम उसी प्रकार से हम स्प्लिटेड डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स भर रहे हैं, ओके। तो देखिए T1 के लिए क्या होगा, पहला इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, EG में। तो देखिए सॉरी T2G में, T2G पहला इलेक्ट्रॉन T2G में जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी T2G में जाएगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन ये भी T2G में जाएगा। फिर इसके बाद में देखिए चौथा इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, EG में जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का पेयरिंग नहीं होगा, क्योंकि पेयरिंग के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है। तो यहाँ पे देखिए ये स्थिति होगी, यहाँ पे डेल O का मान कम है और जो पेयरिंग एनर्जी है उसका मान ज्यादा है। तो जो आसान काम है हम वो करते हैं। अगर हमें दो प्रकार के काम करने हों जिसमें एक में ज़्यादा एनर्जी खर्च हो रही हो और एक में कम एनर्जी खर्च हो रही हो, तो हमारी प्राथमिकता क्या होती है, जिसमें कम एनर्जी खर्च हो रही हो उस कार्य को हम प्राथमिकता देते हैं, राइट। तो ठीक उसी प्रकार से देखिए जब स्प्लिटिंग एनर्जी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का मान कम हो और पेयरिंग एनर्जी का मान ज्यादा हो, ऐसी स्थिति में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का पेयरिंग नहीं होता है क्योंकि उस प्रोसेस में एनर्जी ज्यादा कंज्यूम हो रही है। इलेक्ट्रॉन क्या होगा, EG में जाएगा, पांचवा इलेक्ट्रॉन भी EG में जाएगा, ओके। फिर उसके बाद में छठवां इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, T2G में जाएगा पेयरिंग के साथ में, T2G छठवां इलेक्ट्रॉन, सेवंथ इलेक्ट्रॉन भी T2G में, एट्थ इलेक्ट्रॉन भी T2G में, फिर नाइन्थ इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, EG में जाएगा और 10th इलेक्ट्रॉन भी EG में जाएगा। तो ये बात क्लियर हुई। जब हम ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टलीय क्षेत्र में जो स्प्लिटेड पैटर्न है उसमें इलेक्ट्रॉन्स का हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और जो स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स है तो उस स्थिति में इलेक्ट्रॉन्स का
ऑर्बिटल में पेयरिंग करेंगे उसमें ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होगी बजाय कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स इसमें T2g और Eg ऑर्बिटल्स में भरे जाएंगे। इस प्रकार से पहला इलेक्ट्रॉन T2g में, दूसरा इलेक्ट्रॉन T2g में, तीसरा इलेक्ट्रॉन भी T2g में, क्योंकि T2g तीनों ऑर्बिटल्स के हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं। फिर उसके बाद में चौथा इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, दो संभावनाएं हैं, या तो चौथा इलेक्ट्रॉन देखिए 1 2 3 और 4, एक संभावना ये यहाँ पे पेयर्ड हो जाए, दूसरी संभावना ये चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाए। तो देखिए जब स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स है तो चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाना उचित समझता है। क्यों समझता है, क्योंकि पेयरिंग करने में इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एनर्जी कंज्यूम हो रही है बजाय कि इलेक्ट्रॉन को Eg ऑर्बिटल में भेजने की। तो ये बात क्लियर हुई। फिर उसके बाद में पांचवा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ओके। फिर छठा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे वापस T2g में देखिए 1 2 3 4 5 और 6। देखो छठा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, T2g में। सेवंथ इलेक्ट्रॉन भी कहाँ है, T2g में। 8th इलेक्ट्रॉन कहाँ है, T2g में। और 9th इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, Eg में। और 10th भी कहाँ जाएगा, Eg में। तो इस प्रकार से हम इनमें इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। दूसरा देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज स्प्लिटेड d ऑर्बिटल्स इन स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्सेस। स्पिन पेयर्ड में क्या स्थिति होगी, देखिए स्पिन पेयर्ड। तो देखिए स्पिन पेयर्ड में क्या होगा, जो लिगेंड है मेटल के d ऑर्बिटल्स पर अधिक जो पावर का, अधिक क्षमता का क्रिस्टल क्षेत्र आरोपित करेंगे। उस स्थिति में क्या होगा, मेटल के जो d ऑर्बिटल्स हैं उनका स्प्लिटिंग ज्यादा होगा, एनर्जी गैप ज्यादा हो जाएगा। तो उस स्थिति में देखिए जैसे T2g ऑर्बिटल यहाँ पे है, Eg ऑर्बिटल यहाँ पे है, तो जब हम इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ भेजेंगे उसमें एनर्जी कंज्यूम होगी, एब्जॉर्प्शन ऑफ द एनर्जी होगा, ओके। और जब हम इलेक्ट्रॉन को T2g ऑर्बिटल में पेयरिंग करेंगे उसमें भी एनर्जी कंज्यूम होगा। दोनों कंज्यूम हुई एनर्जी की हम तुलना करते हैं, जो कम होगा उसको हम प्राथमिकता देंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग करने में कम एनर्जी की जरूरत पड़ रही है। तो देखिए स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्सेस में क्या होगा, डेल O का मान ज्यादा होगा बजाय की पेयरिंग की, ओके। तो इस स्थिति में डेल O का मान ज्यादा है तो क्या होगा, पेयरिंग होगा इलेक्ट्रॉन्स का। तो देखिए पेयरिंग होगा तो इलेक्ट्रॉन्स का किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है T2g ऑर्बिटल में, सेकंड इलेक्ट्रॉन भी T2g ऑर्बिटल में, थर्ड इलेक्ट्रॉन T2g ऑर्बिटल में, फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, अब फिर पेयरिंग शुरू हो गया, देखिए T2g। फोर्थ इलेक्ट्रॉन भी T2g में जाएगा, फिफ्थ भी T2g में जाएगा, सिक्स्थ भी T2g में जाएगा। फिर Eg में कौन सा जाएगा, सेवंथ इलेक्ट्रॉन Eg में जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6, सेवंथ इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, Eg में गया है। 8th इलेक्ट्रॉन भी Eg में गया है, 9th इलेक्ट्रॉन भी Eg में जाएगा। ये पेयरिंग हो गया, इसको हम दोबारा से लिख देते हैं, 9th इलेक्ट्रॉन और ये 10th इलेक्ट्रॉन, ओके। देखिए दोनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है डिफरेंट नजर आएगा आपको। 1 2 3 4 5 6 स्पिन पेयर्ड स्थिति में 6 इलेक्ट्रॉन T2g में आए हैं कंटिन्यूअसली। और जब हम स्पिन फ्री वाला केस देखते हैं तो 1 2 3 T2g में गए हैं, 4 5 Eg में गए हैं। ये बात क्लियर हो गई। ये बात क्लियर होने के बाद में हम विभिन्न प्रकार की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं, विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स हैं, उसके लिए हम CFSE का मान कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। तो देखिए एक एग्जांपल ले रहे हैं हम, D3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए CFSE का मान कैलकुलेट कीजिए, ओके। D3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए CFSE का मान क्या होगा, CFSE इक्वल टू, अब देखिए D3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भले स्पिन पेयर्ड स्थिति हो
या फिर स्पिन फ्री स्थिति हो, कोई अंतर नहीं होगा, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ भरे जाएंगे, p2g ऑर्बिटल्स में भरे जाएंगे। तो क्या हो जाएगा -0.4 n1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन p2g ऑर्बिटल्स कितने हैं, 3 हैं, प्लस 0.6 into n2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन eg ऑर्बिटल्स कितने हैं, 0 हैं, into del O प्लस नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 0 हैं, into एनर्जी रिक्वायर्ड टू पेयर 1 इलेक्ट्रॉन p। ये बात क्लियर हो पा रही है। CFSE का मान, इसका जो कैलकुलेट की संरचना के लिए हम CFSE इक्वल टू 0.4 n1 प्लस ये माइनस आएगा 0.6 n2 ये डेल O प्लस np, इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं फर्स्ट प्लग के लिए। तो यहाँ पे देखिए कुछ नहीं किया हमने, d3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें CFSE का मान कैलकुलेट करना है। तो चूंकि d3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्पिन फ्री और स्पिन पेयर्ड दोनों ही अवस्थाओं में सेम इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न दे रहा है, तो भले ही हम ये वाला पैटर्न फॉलो करें या ये वाला पैटर्न फॉलो करें, CFSE का मान में कोई अंतर नहीं होगा। ओके, तो देखिए -0.4 n1 है, p2g कक्षकों में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है, 3 है, तो कितना हो गया -0.4 into 3 प्लस 0.6 n2 क्या है, Eg कक्षकों में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है, 0 है, तो ये हमने 0 रख दिया है, मल्टीप्लाई किया है प्लस m क्या है, नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जब इलेक्ट्रॉन्स का पेयरिंग स्टार्ट ही नहीं हुआ है m का मान 0 आएगा। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए -1.2, अब देखिए 0 हो गया, डेल O, ये क्या आ गया, CFSE। ओके, यहां पे हमें एक बात पे ध्यान देना है, अगर CFSE का मान हमें नेगेटिव प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब ये है कि वो जो कॉम्प्लेक्स है वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा, क्योंकि जब हम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं तो मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड बनाते हैं। मेटल और लिगेंड के बीच में जब बॉन्ड बनता है तो उस प्रक्रिया में एनर्जी रिलीज होती है, जो कि उसको स्थायित्व प्रदान करती है। लेकिन यहाँ पे ये जो एनर्जी की हम बात कर रहे हैं वो उस मेटल लिगेंड बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान जो एनर्जी रिलीज हो रही थी उसके अलावा एनर्जी है ये, और जितना अधिक क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का मान नेगेटिव होगा वो कॉम्प्लेक्स उतना ही अधिक स्थायी होगा। तो इस प्रकार से हम CFSE के मान से हम किन्हीं दो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के स्थायित्व का कंपैरिजन कर सकते हैं और ये बता सकते हैं कौन सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कंपैरेटिवली ज़्यादा स्टेबल होगा और क्यों स्टेबल होगा। आज का वीडियो लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले वीडियो लेक्चर में हम हाजिर होंगे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी से संबंधित कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं उनके साथ में। धन्यवाद।